जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर नोट्स के माध्यम से यूपीएससी आईएएस आईपीएस और पीसीएस की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। जहां पर अब ये डर बिल्कुल खत्म हो चुका है बच्चों कि नोट्स कैसे बनाएं। अक्सर कोचिंग में क्या होता है कि वो बोर्ड पर करा देते हैं और पूरे फुल सेंटेंस नहीं लिख पाते, जिससे कि बच्चों में ये भ्रम और डर रहता है कि नोट्स कैसे बनाए। तो हम यहाँ पर यूपीएससी आईएएस आईपीएस की तैयारी जो है वो नोट्स के माध्यम से कराए जा रहे हैं। और जैसे नोट्स बने हुए ऐसे नोट्स जो है तुम्हें बनाने हैं, बिल्कुल ऐसे ही सेम। इसमें तुम्हारे यूपीएससी के प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी और पीसीएस के प्रीलिम्स के और मेंस के सभी क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे और कैसे लिखने हैं ऐसे इसमें बिल्कुल लाइन टू लाइन बताया गया है और डायग्राम बिल्कुल सही समझाया गया है। तो ऐसे ही तुम्हें नोट्स बनाना है जैसे नोट्स बने हुए हैं। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। हमने शुरुआत करी थी वर्ल्ड ज्योग्राफी से और आज और अगले कल से जो है हमारा एथिक्स भी शुरू हो जाएगा, जिसमें एथिक्स की तैयारी भी नोट्स के माध्यम से बिल्कुल कराई जाएगी, लाइन टू लाइन समझाया जाएगा। तो हमारी जो है लगभग 8-9 क्लास हो चुके हैं और आज हमारी लगभग 10वीं क्लास है, जिसमें हम भूआकृति विज्ञान पढ़ रहे हैं। भूआकृति विज्ञान में जो हमारा टॉपिक है वो है पर्वत। तो पर्वत में पढ़ने वाले हैं कि पर्वत क्या है, इनसे संबंधित सिद्धांत, यानी ये किस तरीके से बने, विज्ञानियों के इसमें अपने अपने क्या विचार है, क्या थॉट है, क्या सिद्धांत है, और पर्वतों का क्या महत्व है और पर्वतों के प्रकार, यानी कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, ये इसमें चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला बन रही है पूरी क्लास में। अगर इससे पहले तुमने क्लास नहीं लिया तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पर जो है लाइन टू लाइन जो है प्ले लिस्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी के सभी जो है क्लासें हैं। तो शुरू करते हैं। ऐसी स्थलाकृति जो मैदानी क्षेत्र से कम 1000 मीटर की ऊंचाई रखती हो, उसका शिखर असमतल उच्च ढाल वाला हो, उसे पर्वत कहते हैं, जैसे हिमालय यानी रॉकी। यानी ऐसा स्थल का भाव जो 1000 मीटर तक ऊपर उठा हुआ हो और उसका जो ऊपर का जो भाग है, ऊपर का जो हिस्सा है वो समतल हो, यानी कटा फटा हो, तो वो पर्वत की श्रेणी में आएगा। अगर कटा फटा नहीं है तो उसे हम पठार कहेंगे, तो वो पठार कहलाएगा। अगर सपाट है तो पठार रहेगा। अगर कटा फटा है, जैसे कि इस तरीके से ये ऊपर से कटा फटा है, तो ये पर्वत या रॉक्स में आएंगे। जैसे कि हिमालय और रॉकी में जो कई पर्वत जो पठारी 1000 मीटर से भी ऊंचे हैं, तो हम जब वो है पर्वतों में आएंगे। ऐसी स्थलाकृति जो मैदानी क्षेत्र से ऊंची हो लेकिन इसका ऊपरी भाग समतल हो, इसे पठार कहते हैं, जैसे रांची का पठार, पामीर का पठार। यानी अगर ये भाग, ये पर्वत, ये स्थल से कोई भाग ऊपर उठा हुआ है, अगर ये इस तरीके से प्लेन है, ऊपर से सपाट है, प्लेन है, तो ये पठार कहलाएगा, ये पर्वत नहीं कहलाएगा। पर्वत तब होगा जब ये असमतल हो, ऊपर से कटा फटा हो, नुकीला हो, तो ये पर्वत कहलाएगा, तो ये पठार कहलाएगा। जैसे कि देखो झारखंड में रांची का पठार और पामीर का पठार। 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाली स्थलाकृति जिनका शिखर असमतल हो और उच्च ढाल वाला हो, इसे पहाड़ी कहते हैं, जैसे अरावली, मिकिर और दफला पहाड़ी। यानी अगर कोई स्थल कोई भाग जो ऊपर उठा हुआ है और वो 1000 मीटर से कम है, तो उसे हम पर्वत नहीं कहेंगे और न उसे हम कहेंगे पहाड़ी, जैसी अरावली की पहाड़ी। और अब जो है अरावली में तुमने देखो विवाद चल रहा है कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसने अरावली की एक नई परिभाषा दी है कि जो भी पर्वत, जो भी पहाड़ी 100 मीटर से कम की है तो उसे अरावली नहीं माना जाएगा, उसे काट दिया जाएगा। तो इसके ऊपर लेकर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्यों ये माना जाता है कि अरावली की जो है 90% से ज़्यादा पहाड़ी जो है वो 100 मीटर से कम की है। तो अगर ये गवर्नमेंट का जो ये रूल लागू हो गया तो 90% जो है अरावली जो है वो कट जाएगी। और जो है इसलिए जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस अरावली को बचाने के लिए, एक अभियान चल रहा है अरावली बचाओ अभियान। अरावली से क्या फ़ायदे हैं? अरावली से ये फ़ायदे हैं कि अरावली जो है वो जो अरावली के जो उस साइड है यानी पश्चिम की तरफ जो है वो थार मरुस्थल फैला हुआ है, तो अरावली जो है उसके सामने एक ब्रेकर का काम कर रही है, जिससे कि वो थार मरुस्थल को जो है इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में फैलने से कई सालों से, कई हज़ार सालों से रोके हुए हैं। और इसी की वजह से जो है थार मरुस्थल जो है वो इधर नहीं फैल रहा है। और जो थार मरुस्थल की जो आंधी, धूल भरी आंधी चलती है, ये आंधी भी दिल्ली में ना पहुँचे, दिल्ली की वायु को जो है प्रदूषित ना करो, तो इसके लिए भी अरावली जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ तक कि अरावली में जो पर्वत है उनमें जो है रंध्र पाया जाता है, जैसे रंध्र पाया जाता है यानी छेद पाया जाए एक तरह का, तो उसमें जब बारिश होती है तो वो अपने अंदर जो है पानी को कंज्यूम कर लेते हैं। और जब वर्षा नहीं होती तो यहाँ से अरावली से कई प्रकार की जो नदियाँ भी बहती हैं धारा के रूप में। अरावली से कई धारा के रूप में पानी बहता है, जो धारा एक जगह मिल जाती है तो इससे नदी बनती है। कौन कौन सी नदी मिलती है, जो नदी वाला चैप्टर करेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी, तो उसमें मैं बताऊँगा। तो ये, और वहाँ पर जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा है। और ये मान लो कि तुम सौंदर्य स्थल भी है, यानी पर्यटन स्थल, और जड़ी बूटी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है। तो और
और जो धातु जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, ये भी बड़ी मात्रा में अरावली के अंदर है। तो सरकार चाह रही है कि हम अरावली को जो है वो काट दें और ढा दें और कुछ हिस्से को बचा दें, जिससे कि जो है ये गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाए। तो लोग जो है वो जन जागरूक है, वो जनता जो है, जो पर्यावरणविद है, वो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वो इसको जो अरावली को कटने के लिए कटने नहीं दे रहे हैं और प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी भी हाल ही में भी मुझे पता चला कि मैंने पढ़ा था, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा था कि अरावली एक परिभाषा दो जिसके अंदर अरावली पहाड़ी को शामिल किया जाएगा। तो सरकार ने परिभाषा दी थी कि 100 मीटर से कम की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली में शामिल नहीं होगी। तो जो लोगों ने इसके बारे में सुना तो 90% पहाड़ी जो है वो 100 मीटर से कम थी, तो 90% जो है अरावली कट जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे, सरकार ने जो ऑर्डर दिया था कि 100 मीटर की जो पहाड़ी है वो अरावली में शामिल नहीं होगी, तो इस पर मोहर लगा देती, इसे अप्रूवल दे देता। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में कुछ दिन, कल या परसों को मैंने पढ़ा था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सरकार को नई परिभाषा चयन करने के लिए और चुनने के लिए कहा। तो ये लोगों का बहुत बड़ा जो है वो सफलता है लोगों के प्रति। तो ये अरावली के बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा दिया। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें मैं प्रायद्वीप पठार पढ़ेंगे, तब अरावली के बारे में और विस्तार से मैं बताऊँगा। तो ये अरावली होगी जो 1000 मीटर से कितनी भी पहाड़ियाँ होंगी, चाहे 100 मीटर हो, 50 मीटर हो, 200 मीटर हो, 500 मीटर हो, 600 मीटर हो, वो सब पहाड़ी होगी। अगर 1000 से मीटर से ऊपर है, ऊपर से कटा फटा है, तो पर्वत कहलाएगा। और ऊपर तक सपाट है, 1000 से मीटर से ऊपर है, तो उसे पठार कहेंगे। तो ऐसी स्थलाकृति जो सर्वाधिक ऊंची हो, ढाल भी अधिक हो, तो उसे शिखर कहेंगे। यानी ऐसी स्थलाकृति जो सबसे ऊंची हो, बहुत ज़्यादा ऊंची हो, 8000 मीटर की, 8000 मीटर हो, 6000 मीटर हो, 7000 मीटर हो, तो उसे हम शिखर कहेंगे। ये सबसे बड़ा जो पर्वत का भाग होता है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, इसकी जो लंबाई है 8848 मीटर है। K2 है, माउंट आबू है, ये इनकी बहुत ऊंची ऊंची है वो ऊंचाई है, तो ये से हम शिखर कहते हैं। अब ये तो हो गया कि पर्वत क्या है, पठार क्या है, शिखर क्या है और अरावली, इसमें हमारा डिफरेंस में पता लग गया। अब पर्वतों का इंपॉर्टेंस क्या है, तो पर्वत तापमान व जलवायु के नियंत्रक माने जाते हैं। जैसे भारत में हिमालय के कारण उत्तर भारत के कुछ राज्यों में सुहावना मौसम रहता है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यानी जो पर्वत है इन्हें टेम्परेचर और क्लाइमेट का जो है वो कंट्रोलर भी माना जाता है। क्यों कि इनसे जो है, जैसे हमारा हिमालय है, हिमालय के कारण जो है उधर रूस की तरफ एक साइबेरिया मैदान है, उधर से ठंडी हवाएं जो है वो आने नहीं देता, जिससे कि यहाँ पर अगर ये हिमालय ना होता तो यहाँ पर बर्फ़ पड़ती। तो ये तापमान और जलवायु के नियंत्रक माने जाते हैं। और हिमालय के कारण जो है गर्मी के मौसम में तुमने देखा होगा कि लोग मैदानी क्षेत्र से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और बिहार, झारखंड से, यानी हिंदुस्तान के कई हिस्सों से और हिंदुस्तान से बाहर भी, भारत से बाहर कई पर्यटन जो है वो घूमने के लिए आते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर जब उत्तर भारत में सख्त गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर जो है इन हिस्सों में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में जो सुहावना मौसम रहता है, इसका कारण जो है वो हिमालय ही है। तो ये एक तो इम्पोर्टेंस ये होगा कि जलवायु को और टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रक माने जाते हैं। यानी टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, जो पर्वत है वो टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देते। इनके कारण जो है वो सूर्य किरणें जो है बिल्कुल लंबवत नहीं पड़ती। सूर्य किरणें लंबवत नहीं पड़ेगी तो वहाँ पर जो गर्मी नहीं होगी, तो सूर्य किरणें को जो है ये इधर उधर कर देते हैं, यानी तिरछी कर देते हैं, जिससे कि ये क्षेत्र जो है हिमालय वाला, इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो वहाँ पर अधिक गर्मी नहीं पड़ पाती। दूसरा, हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा से उत्तर भारत की रक्षा करता है। अगर ये ना होता तो भारत में बर्फबारी पड़ती। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि रूस में साइबेरिया के मैदान, वहाँ पर ये मान लो पूरे साल जो है, पूरे साल या 9-10 महीने लगभग ठंड पड़ती रहती है, तो वहाँ ठंडी हवाएं चलती है भारत की तरफ को। अगर और यहाँ पर हिमालय जो है इनके सामने एक रुकावट के रूप में, एक ब्रेकर के रूप में खड़ा हुआ है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये डायरेक्ट भारत में आती और उत्तर भारत में बर्फ़ पड़ती। जहाँ पर हम देखें आज तक बर्फ़ नहीं पड़ी, यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो यहाँ तक बर्फ़ पड़ती अगर भारत के में हिमालय ना होता। तो कनाडा की ठंडी हवा से रॉकी पर्वत अमेरिका की रक्षा करती है। ये तो भारत की बात हो गई, लेकिन जो कनाडा में की जो ठंडी हवा है, अमेरिका में जो रॉकी पर्वत है, ये इससे भी अमेरिका की रक्षा करती है कि यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो एंटर करने नहीं दी ठंडी हवा को, जिससे कि यहाँ का तापमान जो है वो कम नहीं होता। विश्व में सर्वाधिक वर्षा पर्वतों के सहारे ही होती है, जैसे पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट। यानी जो पर्वत है वो वर्षा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब वायु जो है नमी धारण करके आगे बढ़ती है तो पर्वतों से टकराती है, जैसे ऊपर उठती है तो ये इनके ऊपर उठती है तो इनमें भार बढ़ जाता है, यानी इनका जो
तापमान वह है वो हिमांक बिंदु से ऊपर बढ़ जाता है, यानी ये इन पर इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि ये पानी को अपने अंदर और ज़्यादा रख सके। तो ये जैसे आगे बढ़ती ऊपर उठती है तो एक जगह पर जाकर जो है ये वर्षा कर देती है। तो ये देखा जाता है अक्सर विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो पर्वतों के सहारे ही होती है, क्योंकि जो हवा जो है वो चलती है, वो आगे बढ़ नहीं पाती, ऊपर उठती है तो ये पानी के ऊपर अंदर मतलब वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे पानी को रोक नहीं पाती और जो वही पर्वत के सारी वर्षा कर देती है। जैसे कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है पूर्वोत्तर भारत में मेघालय मौसिनराम में होती है, तुमने पढ़ा होगा। और पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में भी जो है पश्चिमी ढाल वाला है, जब हिंद महासागर से पवन आती है तो ये पश्चिमी घाट से टकराती है, ऊपर उठती है और जो यहीं पर वर्षा कर देती है और आगे नहीं बढ़ पाती। तो सबसे अधिक वर्षा जो है वो पर्वतों के सहारे होती है। पर्वतों पर ग्लेशियर पाए जाते हैं जिनसे शुद्ध जल व गर्मी में नदियों को जल प्राप्त होता है, जिससे सिंचाई होती है, सिंचाई से कृषि अच्छी होती है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है और जीडीपी ग्रोथ करती है। यानी पर्वतों का जो इतने ज़्यादा महत्व है कि पर्वतों पर जो है वो ग्लेशियर यानी बर्फ़ फैली हुई है। और गर्मी में जब उत्तर भारत में नदियों में पानी कम हो जाता है तो ग्लेशियर जो गर्मी में पिघलने लगते हैं, जिससे ग्लेशियर पिघलने से इनका जो पानी है वो नदियों में जाता है और नदियाँ जो है वो उत्तर भारत का जो शुष्क मैदान है उसमें सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रोल अदा करती हैं, महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, जिससे कृषि अच्छी होती है और जो है जो फूड सिक्योरिटी है उससे भारत में बनाए रखती है। यानी भारत में जो है अन्न की कमी नहीं होती, खाद्यान्न की कमी नहीं होती और भारत जो है बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का एक्सपोर्ट भी करता है, उन्हें बेचता है। और ये किस लिए संभव हुआ? ये हिमालय के कारण संभव हुआ, क्योंकि हिमालय जो है ग्लेशियर, वहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं जिससे कि नदियों को पानी मिलता है और इनसे आसानी से जो है नदियों से किसान सिंचाई कर लेता है, उससे किसी चीज़ की समस्या नहीं होती। पर्वतों पर वनस्पति अधिक मिलती है क्योंकि यहाँ कृषि न होने के कारण वनों की कटाई नहीं होती। जो वनों को ये माना जाता है कि वन जो है वो पृथ्वी के फेफड़े हैं, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं, जो बड़ी मात्रा में एक जहरीली गैस है उसका एब्जॉर्ब करते हैं, उसे उसका अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और वनों की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर हम गिनाना चाहें तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जो है वनस्पति पर्वतों के सारे जो वनस्पति वन जो है बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे शंकुधारी वन, स्प्रू वन, ये वन पाए जाते हैं। वनों के पाए जाने का कारण क्या है? क्योंकि समतल मैदान नहीं है, क्योंकि समतल मैदान नहीं तो यहाँ पर कृषि नहीं होती। अगर समतल मैदान होता तो यहाँ पर कृषि होती है और जो है इंसान जो है मानव या फिर किसान कहते हैं इन सभी पर पेड़ पौधों को काट कर खेती करना शुरू कर देता है। जैसे कि अब हरियाणा और पंजाब में देख लो कि 5% भी जो वन नहीं मिलते। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ मिलता है ये तुम कमेंट बॉक्स में बताओ कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है। पर्वतों का सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक महत्व भी है, जैसे चीन के सामने हिमालय अवरोध के रूप में खड़ा है, आक्रमण नहीं होता। यानी जो ये हमारा पर्वत जो है, और पर्वत की तो हम बात नहीं करें, लेकिन अगर हम हिमालय पर्वत की बात करें तो हमारा इसका स्ट्रेटेजिक महत्व भी है। और ये भी माना जाता है कि आज तक भारत पे कई हज़ार साल हुए कि उत्तर की तरफ से जो है कभी भारत पर अटैक नहीं हुआ। क्यों? वहाँ पर जो है हिमालय है, हिमालय ऊँची ऊँची चोटियाँ है कि किसी भी देश का उन्हें फलांगना, उन्हें पार करना आसान नहीं है। तो चीन जो है वो भी आसानी से इधर से मिसाइल या हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट नहीं उड़ा सकते, क्योंकि इसकी ऊँचाई इतनी अधिक है। तो ये भारत के साथ भारत की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है हिमालय पर्वत। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, जैसे कुल्लू मनाली। जो पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ का मौसम सुहावना रहता है गर्मी में, तो यहाँ पर लोग जो है जो टूरिस्ट है वो घूमने के लिए आते हैं, जो जीडीपी में भारत की जीडीपी में जो है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और कुछ पैसा जीडीपी में आता है। पर्वतीय क्षेत्रों में खनिज, जड़ी बूटी, सौंदर्य स्थल पाए जाते हैं। जो हमारे रॉक्स माउंटेन एरिया है वहाँ पर जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, जड़ी बूटी पाई जाती है और सौंदर्य स्थल यानी पर्यटन स्थल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हमारे 7-8 पर्वतों का इंपॉर्टेंस था कि पर्वतों क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और पर्वतों के प्रकार, यानी पर्वत जो है जो माउंटेन है या रॉक्स है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है वलित पर्वत। ऐसे पर्वत जिनका निर्माण वलन की क्रिया द्वारा अवसादों पर दोनों तरफ से बल बढ़ने से हुआ हो, ऐसे पर्वतों को वलित पर्वत कहते हैं, जैसे हिमालय, अल्पस, रॉकी और एंडीज। यानी वलित पर्वत वो पर्वत होते हैं जिनमें दोनों तरफ से बीच में जो है कुछ अवसाद पड़ा हो और दोनों तरफ से बल लगा हो और ये बीच का भाग ऊपर उठ जाए, तो जिससे जो पर्वत बनेंगे वो वलित पर्वत बनेंगे। ये इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में बताया है बिल्कुल विस्तार से। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो क्लास जाकर देख लो तुम।
वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। यानी वलित पर्वत कैसे बने इसके बारे में विस्तार से कौन बताता है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताता है, जो कि हमारी एक क्लास हो चुकी है पहले से। वो तुम्हें प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जाकर देख सकते हो। आज जहाँ हिमालय पर्वत खड़ा है वहाँ पहले टेथिस सागर फैला था। प्लेट विवर्तन के कारण भारत का दक्षिण का प्रायद्वीप पठार जो अफ्रीका से लगा था उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। इससे टेथिस सागर के अवसादों पर बल पड़ गया और वह ऊपर उठ गया, जिससे विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अगर ये पूछा जाए कि हिमालय का निर्माण कैसा हुआ, तो जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले एक सागर फैला हुआ था, टेथिस सागर। इसके बारे में मैंने विस्तार से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बता दिया है, लेकिन अगर यहाँ पर आएगा तो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो वहाँ पर क्लास जाकर तुम देख लेना। वहाँ पर टेथिस सागर फैला हुआ था। तो जो और यहाँ पर जो प्रायद्वीप भारत नहीं था, जो प्रायद्वीप भारत था वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से से। तो वहाँ पर प्लेट विवर्तनिक हुई। प्लेट विवर्तनिक क्या है? तो प्लेटों में हलचल होना। इसके बारे में भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो प्लेटों में हलचल शुरू हुई तो भारत का प्रायद्वीप का हिस्सा जो है यानी दक्षिण का हिस्सा वो टूटकर जो है इधर एशिया की प्लेट की तरफ विस्थापित हुआ। तो टेथिस सागर में जो अवसाद फैला हुआ था उससे टकरा अवसाद जो है ये यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी, बीच में टेथिस सागर था और ये प्रायद्वीप पठार था। प्रायद्वीप भारत था जो दक्षिण भारत का हिस्सा अफ्रीका लगा हुआ था। ये विवर्तनीकरण ऐसा आया और इससे टकराया और बीच में जो अवसाद फैला था वो ऊपर उठ गया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ जो एक वलित पर्वत है। भारत का अरावली पर्वत भी विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। अरावली पर्वत को भी जो है जिसे काटने की बात आज चल रही है सरकार द्वारा, तो ये एक वलित पर्वत है, लेकिन सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। अगर प्रीलिम्स में या पीसीएस से पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है, तो हिमालय नहीं अरावली लिखा जाएगा। तो ऐसे रॉकी, एंडीज, अल्पस, यूरल आदि विश्व के वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। रॉकी पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैला हुआ है। अल्पस जो है ये अल्पस पर्वत जो है ये तुम्हारा यूरोप में, और यूरल पर्वत जो है वो यूरोप में फैला हुआ है। तो ये पहला जो प्रकार था वो था वलित पर्वत। दूसरा जो पर्वत है वो अवरोधी पर्वत। दूसरे पर्वतों का प्रकार अवरोधी पर्वत या फिर ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। जब चट्टानों में भ्रंश के कारण मध्य भाग यानी बीच का भाग नीचे धंस जाए और किनारे के भाग ऊपर उठ जाए तो ऐसे पर्वतों को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। यानी कोई एक चट्टान, कोई एक पृथ्वी का भाग है और जिसका बीच का भाग है ये पृथ्वी है, इसका भी बीच का भाग ये पृथ्वी है, ये कोई बीच है, और इसका बीच का भाग जो नीचे की ओर धंस जाए और ये नीचे की ओर धंस गया तो इतना भाग ये है ये ऊपर उठा रहेगा, साइड का भाग जो ऊपर उठा रहेगा। तो ऐसी जो आकृति बनने की उसे हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। जैसे कि सतपुड़ा, ये भारत का जो सतपुड़ा है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में फैला हुआ है, ये भी एक अवरोधी ब्लॉक माउंटेन का ब्लॉक पर्वत एक उदाहरण है। तो ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है यूपीएससी मिलान के लिए कि कौन सा अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत है। तो सतपुड़ा है, वो सेजेस पर्वत है जो कि फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में और विंध्याचल जो भारत में है। ये जो है अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत के जो है वो उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत यानी स्थल का ऐसा भाग जो नीचे की ओर धंस जाए, साइड के भाग ऊपर उठे रह जाए, तो जो साइड के ऊपर उठे हुए भाग है उन्हें हम अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहेंगे। गुंबद आकार पर्वत, पृथ्वी के अंदर से निकलकर मैग्मा गुंबद आकार संरचना ग्रहण कर ले तो वहाँ गुंबद आकार पर्वतों का निर्माण होता है। अभी मैंने ये जो बिल्कुल विस्तार से एक एक करके ज्वालामुखी वाला क्लास जो हमारी हुई है उसमें बिल्कुल विस्तार से समझाया है कि ज्वालामुखी क्या है, कैसे बनते हैं, क्या कारण है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन से ज्वालामुखी से पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर कौन कौन सी आकृति बनती है। तो ये वहाँ जाकर देख लेना। तो पृथ्वी के अंदर जो लावा निकलता है उससे जो वो ठंडा होकर जब गुंबद का आकार कर लेता है, निकलता रहता है एक, और जो है ठंडा होता रहता है, निकलता रहता है, ये निकलता रहा ठंडा होता रहा, ऐसे यहाँ से निकलता है लावा, ऐसे ठंडा होता है, जिससे जो पर्वत बनते हैं उसे गुंबद आकार पर्वत कहते हैं। जैसे फ्यूजियामा जापान में, कोटोपैक्सी जो है ये शायद इक्वेडोर में है, और केदारनाथ ये भारत में, और पुर्गियाल ये हिमाचल प्रदेश में। ये सभी ज्वालामुखी से बने पर्वत हैं, गुंबद आकार पर्वत हैं। चौथा जो पर्वत का प्रकार है वह संग्रहित पर्वत, यानी ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ जब एक जगह इकट्ठे होकर ऊंची संरचना का निर्माण करते हैं, ऐसी ऊंची संरचना को संग्रहित या संचयित पर्वत कहते हैं। ये भी इसी प्रकार का पर्वत है, लेकिन इसमें जो है कई प्रकार के ज्वालामुखी से पदार्थ निकलते हैं। कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं ज्वालामुखी वाले चैप्टर में देखा, प्ले लिस्ट में ये वीडियो पड़ी हुई है तो उसमें जाकर तुम देख सकते हो।
तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों से जब पदार्थ एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं तो उससे जो पर्वत बनते हैं उससे हम संग्रहित पर्वत या संचित पर्वत कहते हैं। जैसे किलिमंजारो ये तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप में, और फ्यूजी यानी फ्यूजियमा जापान में, ये संग्रहित पर्वत का जो है वो एग्जाम्पल है। पांचवा जो प्रकार है वो पर्वतों का मिश्रित या जटिल पर्वत है। जब किसी पर्वत में कई प्रक्रियाओं जैसे अवसाद, तनाव, बल, ज्वालामुखी आदि का योगदान हो, ऐसे पर्वतों को जटिल पर्वत या कॉर्डिलेरा भी कहा जाता है। यानी ऐसे कोई ऐसा जमीन का पृथ्वी का भाग है जहाँ पर जो है पर्वतों का निर्माण तनाव से, यानी दोनों तरफ से प्लेटें टकराई, बीच का अवसाद तो ऊपर उठ गया, उससे पर्वत बने हो, या फिर किसी बल के कारण यानी नीचे का भाग ही धस गया हो और साइड के भाग ऊपर उठे रह गए हो, तो बल के कारण पर्वत बनते हैं। ज्वालामुखी निकलने से, बर्फ निकलने से जो है पर्वत बने हो। तो ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे पर्वत पाए जाए, ऐसे पर्वतों को, ऐसी पर्वत जिसमें तनाव के कारण पर्वत बने हैं, बल के कारण पर्वत बने हैं, ज्वालामुखी के कारण पर्वत बने हैं, तो उन पर्वतों को जो एक जगह इकट्ठे उन्हें मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत कहते हैं। उन्हें एक ही वर्ड में कहते हैं कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा क्या है कि कॉर्डिलेरा ऐसी जगह जहाँ पर ज्वालामुखी द्वारा बने पर्वत, बल द्वारा बने पर्वत और तनाव द्वारा बल बने पर्वत जहाँ पर एक ही जगह मौजूद हो, तो उसे कॉर्डिलेरा कहते हैं। और कॉर्डिलेरा सबसे अच्छा उदाहरण हुआ एंडीज़। एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और रॉकी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। तो यहाँ पर मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत का उदाहरण है, और कॉर्डिलेरा भी यहीं पर ही पाया जाता है। यहाँ पर पर्वत जो बने हैं वो किसी एक कारण का नतीजा नहीं है, बल्कि कई कारणों से अलग अलग प्रकार के पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं, उसे कॉर्डिलेरा कहते हैं, जैसे रॉकी और एंडीज में। छठा जो प्रकार है वो अवशिष्ट पर्वत है। ऐसे पर्वत जिस पर समय या प्रभाव के कारण अपक्षय व अपरदन अधिक हुआ हो, उसकी ऊंचाई कम हो गई हो, ऐसे पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अपक्षय क्या है, अपरदन क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कितना क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सी कलाकृति बनती है, ये सब जो है ये हमारी क्लास हो चुकी है। किसी ने अगर नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया है, पूरी क्लास 1 घंटे इसके ऊपर की है। तो ऐसा पर्वत जो है जिस पर अपक्षय यानी चट्टानों का अपनी जगह टूटना फूटना, और अपरदन जो टूटी फूटी चट्टान उसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसे अपरदन कहते हैं। यानी कोई पुराना पर्वत है उस पर अपक्षय टेम्परेचर के कारण या वायु के घर्षण के कारण जो उसकी टूटा फूटा हो, और अपरदन एक जगह से दूसरी जगह वायु लेकर गई हो उसे, तो उसकी ऊंचाई कम हो गई हो, तो ऐसे पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे अरावली की ऊंचाई लगातार कम हो रही है, पुराना पर्वत है और कई कारणों से टूट रहा है फूट रहा है, और इसलिए अरावली को जो है अवशिष्ट पर्वत रखा जाता है। और विंध्याचल पर्वत जो कि हिमाचल प्रदेश, कुछ गुजरात में और कुछ राजस्थान में फैला हुआ है, और ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। तो विंध्याचल पर्वत ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा भी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है, सतपुड़ा भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और नीलगिरी तमिलनाडु में है, पारसनाथ तुम्हारा राजस्थान में है, और राजमहल की पहाड़ी जो कि झारखंड में है, और सियारा स्पेन में, गेसा और बूटे अमेरिका में। ये सभी जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। तो ये हमारे पर्वत के प्रकार हो गए। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे भी गए और अभी पूछा जा सकता है कि वो इनमें से कोई से उठा कर दे देगा, और फिर मिलान करने के लिए कहेगा कौन सा गुंबदाकार पर्वत है, कौन सा मिश्रित पर्वत है, कौन सा अवशिष्ट पर्वत है। तो ये तुम्हें बिल्कुल ध्यान से याद कर लेना, प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पर्वत क्या है, पर्वतों की महत्ता हो गए। और अब हमारा है पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रृंखला में अंतर, यानी माउंट रेंज और माउंट चेन, इनमें क्या डिफरेंस है। अक्सर बच्चे को ये पता नहीं चलता और पढ़ते चले जाते हैं। और मैं तो अक्सर ही कहता हूँ, पहले भी कह चुका और अब भी कह रहा हूँ, कि तुम्हारे बनाए हुए नोट्स का हर शब्द का तो मतलब पता होना चाहिए। जब हमारे लिए वो नोट्स इंपॉर्टेंट है, हम एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें मतलब ही नहीं पता कि पर्वत श्रेणी पर्वत श्रृंखला पढ़ तो रहे हैं, सिर के ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब पता रहेगा तो और ध्यान से हमारा जो है वो फोकस रहेगा, और हमें वह जो है बहुत दिनों तक याद रहेगा। तो माउंट श्रेणी या माउंट पर्वत श्रेणी या माउंट रेंज क्या है, ऐसे पर्वतीय भाग जो एक ही प्रक्रिया और समय काल में बने हो और एक दूसरे के समानांतर विकसित हुए हो, उन्हें पर्वत श्रेणी कहते हैं। यानी पर्वत जो है एक ही जगह पर एक ही लाइन में बहुत सारे पर्वत बने हुए हैं, लेकिन ये एक ही प्रक्रिया से बने हैं, तो इसे हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। लेकिन लाइन में कोई पर्वत बने हैं और एक ही प्रक्रिया से बने हैं, या तो फिर वो ज्वालामुखी से बने हैं, या फिर वो वलन के कारण बने हैं, या फिर अवसादों पर बल पड़ने के कारण बने हैं, तो ये हम कहेंगे पर्वत श्रेणी। ये बल और तनाव और ज्वालामुखी तुम्हारे लिए नया नया होगा। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी जो क्लास चल रही है, इसकी जो प्ले लिस्ट है वो शुरू से देखना, तो सीरियल वाइज बिल्कुल समझ आया, तो वहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगी। हिमालय जो है वो
हिमालय जो है वो दोनों तरफ से अवसाद पर बल पड़ने के कारण बना है। और जो एक ही लाइन में बना हुआ है, ये तुम देख सकते हो, जम्मू कश्मीर से लेकर और तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश तक जो है पूरी एक पट्टी 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये भी एक हिमालय जो है वो भी पर्वत श्रेणी है। इसे पर्वत नहीं कहेंगे, पर्वत श्रेणी के पर्वत बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे पर्वत श्रेणी कहेंगे। अरावली, अरावली भी लगभग ये तुम्हारी मान लो ये 800 या 900 किलोमीटर फैली हुई है। ये गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली तक, दिल्ली की मजनू टीले तक फैली हुई है। तो अरावली जो है पर्वत श्रेणी है। एंडीज है, ये एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में है, ये तुम्हारे इक्वेडोर से लेकर और अर्जेंटीना तक, पेरू या चिली तक फैली हुई है। तो ये पर्वत श्रेणी है। रॉकी भी कनाडा से लेकर अमेरिका तक फैली हुई है। तो ये पर्वत श्रेणी है। और जो काराकोरम, ये तो भारत का ही भाग है, ये भी पर्वत, तो कई सारे पर्वत एक जगह है, तो काराकोरम भी जो पर्वत श्रेणी में काउंट होगा। और पर्वत श्रृंखला, दो या दो से अधिक पर्वत श्रेणियाँ जो अलग अलग समय काल में विकसित हुई और एक दूसरे के समानांतर हो, इन्हें पर्वत श्रृंखला कहते हैं। पर्वत श्रृंखला वह है अगर दो पर्वत श्रेणी यानी माउंट रेंज जो है एक जगह जुड़ जाए तो उसे हम कहेंगे पर्वत श्रृंखला। यानी अगर कोई पर्वत जो है बन के तैयार हो गया और उसी के कई सारे पर्वत की जो है एक पट्टी बनकर तैयार हो गई, उसी के साइड में एक पट्टी और बन गई, तो इन दोनों को हम जो है सम्मिलित रूप से पर्वत श्रृंखला कहेंगे। अगर एक पट्टी पर्वत की एक पट्टी बनी है तो पर्वत श्रेणी, अगर पट्टी जो है दो बन गई साइड, बिल्कुल साइड में, तो उसे कहेंगे पर्वत श्रृंखला। जैसे कि अपलेशियन पर्वत जो है ये तुम्हारा अमेरिका में है। और एल्पाइड बेल्ट जो कि जावा से, एल्पाइड बेल्ट जो है जावा से यूरोप तक फैली हुई है, इस एल्पाइड बेल्ट में माना जाता है कि इसमें तुम्हारा इंडोनेशिया, यूरोप, अल्पस, हिमालय, काकस, ये पूरी पट्टी जो है इसे एल्पाइड बेल्ट कहते हैं, जिसमें हिमालय भी आ जाएगा, काकस पर्वत भी आ जाएगा, यूरोप का अल्पस भी आ जाएगा, और यूरोप का जो पर्वत है यूराल पर्वत वो भी आ जाएगा इसमें। और जो तुम्हारे क्या बोलते हैं इसे इंडोनेशिया है, ये भी इसमें जो पर्वत है, इससे पूरी पट्टी जो इंडोनेशिया से लेकर और तुम्हारी यूरोप तक, इस पूरी पट्टी एल्पाइड बेल्ट कहते हैं। तो ये पूरी अलग अलग समय काल में बनी है। कहीं पर तनाव के कारण बने हैं बल, कहीं पर अवसाद पे दोनों तरफ बल पड़ने के कारण बल बने हैं, पर्वत बने हैं। और तुम्हारे इंडोनेशिया में जो है पर्वत जो बने हैं वो ज्वालामुखी के कारण बने हैं। तो ये भी एक पर्वत श्रृंखला है। मध्य अटलांटिक तक, देखिए अभी इसके बारे में तो विस्तार से बताया है पर्वत, उसमें वो क्या वो कौन सा चैप्टर हमारा प्लेट विवर्तन सिद्धांत, उसमें बताया मध्य अटलांटिक तक का है, जो अटलांटिक महासागर है हमारा, उसके बीच में अंदर जो है पर्वतों के 14,000 किलोमीटर में जो पर्वत की श्रृंखला बन गई है अटलांटिक महासागर के अंदर, तो उसे मध्य अटलांटिक तक नाम दे दिया गया है। काराकोरम है, एंडीज और हिमालय, ये सब जो पर्वत श्रृंखला है। तो पर्वत श्रेणी की एक ही लाइन में पर्वत बन जाए एक ही कारण से, तो उसे हम कहेंगे पर्वत श्रेणी। और एक पर्वत श्रेणी और दो पर्वत श्रेणी यानी एक ही लाइन में एक जगह पर्वत बन गए, फिर उसी साइड में फिर पर्वत बन गए, लेकिन ये अलग अलग कारण, इनका रीजन बनने का कारण अलग अलग है। कोई ज्वालामुखी कारण बना है, कोई बल पड़ने के कारण बना है, कोई तनाव के कारण बना है, तो उसमें कहेंगे पर्वत श्रृंखला। और पर्वत श्रेणी में सिर्फ एक ही कारण से जो है पर्वत बनेंगे, या तो ज्वालामुखी के कारण लाइन से बनेंगे, या फिर अवसाद के दोनों तरफ से बल पड़ने पर लाइन से बनेंगे, या फिर तनाव के कारण लाइन से बनेंगे, तो उसमें कहेंगे पर्वत श्रेणी। तो पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रृंखला में तुम्हें अंतर समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो ये हमारा हो गया पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला क्या है। अगला है महाद्वीपों में ऊंची पर्वत, यानी जो पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एशिया में हिमालय, और हिमालय में अगर हम कहें तो हिमालय माउंट एवरेस्ट। यहाँ महाद्वीप पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है, पर्वत श्रृंखला कि कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची है, यानी पर्वतों की एक पट्टी, उसे कहेंगे पर्वत श्रृंखला। तो एशिया में हिमालय सबसे ऊंची है, अफ्रीका में एटलस पर्वत श्रृंखला है, यूरोप में अल्पस पर्वत श्रृंखला है, अमेरिका में रॉकी है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, और ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियस्को है, और अंटार्कटिका में जो है वो विंसन है। ये 6 जो है पर्वत श्रृंखला है, 7 महाद्वीपों, 7 महाद्वीपों में 7 पर्वत श्रृंखला जो है वो बनी हुई है। तो महाद्वीप सर्वोच्च जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एशिया में हिमालय, अफ्रीका में एटलस, यूरोप में अल्पस, उत्तर अमेरिका में रॉकी, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज, ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियस्को, और अंटार्कटिका में जो है विंसन है।
तो याद है ये मिलन करने के लिए आ सकता है, ये पीएससी में आ सकता है, यूपीएससी में इतना इजी सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन यूपीएससी में जो है वो पीएससी से पूछ सकता है। अब पर्वत निर्माण के सिद्धांत और भूगोल वेद, कौन से जो जियोग्राफर है भूगोल वेद उसने कौन कौन सा सिद्धांत दिया कि पर्वत, सब के अपने अपने विचार है, सबने अपना अपना सिद्धांत दिया कि पर्वत निर्माण का। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रोफेसर वेगनर ने दिया था, जिसके बारे में हमने पूरी एक क्लास अलग से बना रखी है, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है उसका टाइटल है। दूसरा प्लेट विवर्तन सिद्धांत, सबसे सर्वमान्य सिद्धांत जो जे मार्गन और अन्य वैज्ञानिकों ने दिया था। तो ये प्लेट विवर्तन सिद्धांत जो है जे मार्गन ने दिया था। भूसंतति सिद्धांत कोबर ने दिया था। कोबर ये वैज्ञानिकों का नाम है और ये सिद्धांत है। तापीय संकोचन सिद्धांत जेफ्रीच ने दिया था। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली ने दिया था। और संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ने दिया था। और रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत ये जोली ने दिया था। तो ये सिद्धांत है, ये वैज्ञानिक के नाम है। तो ये यूपीएससी पीसीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। और मेंस में इंपॉर्टेंट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये मेंस में पूछा जा सकता है, जिसके बारे में हमने अलग से क्लास बना रखी है। और प्लेट विवर्तन सिद्धांत जो है जे मार्गन ने का और अन्य वैज्ञानिकों का, ये मेंस में पूछा जा सकता है। इसमें तो कुछ सिद्धांत जो है वो प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आने के बाद जो खारिज हो गए, डिनाई कर दिया कि ये मान्य नहीं रहे। तो चलो उसमें कुछ सिद्धांत हम पढ़ते हैं। पहला है भूसंतति सिद्धांत। भूसंतति सिद्धांत जर्मन भूगोलवेत्ता कोबर ने प्रस्तुत किया था। यह भूसंतति सिद्धांत जो है जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे कोबर, उन्होंने ये दिया था। यह सिद्धांत बताता है कि वलित पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ था। लगभग सारे जो सिद्धांत अभी बताऊंगा मैं, सारे पर्वतों के निर्माण के बारे में बताते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कठोर भूखंडों से घिरे एक संकरे और गहरे बेसिन में भारी मात्रा में अवसाद जमा हुआ, जिससे ये बेसिन नीचे धंस गया और पृथ्वी के ठंडा होने से उत्पन्न संकुचन बल से इन अवसादों पर दबाव पड़ा। ये अवसाद मुड़कर ऊपर उठे, जिससे वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। यानी ये सिद्धांत जो है भूसंतति सिद्धांत जो है कोबर का, ये बताता है कि आज से कई हजार साल पहले क्या था, एक भूखंड यानी पृथ्वी का कोई हिस्सा, बड़ा हिस्सा था, उसके बीच में जो है एक बेसिन था यानी एक गड्ढा था। तो यहाँ पर जो है अवसाद जमा होते गए और पृथ्वी जो उस समय गर्म थी, पृथ्वी ठंडी हुई और ठंडे होने से जो अवसाद था इस पर जो है वो इसमें संकोचन यानी ये मुड़ने लगा, अचानक ही इसमें बल पड़ने लगा और बल पड़ने से क्या हुआ कि पर्वत को निर्माण हुआ। ये कोबर कह रहे हैं जो जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं कि जो है एक गहरा गड्ढा था, बेसिन था, उसमें जो है अवसाद जमा होता गया। अवसाद में तुम्हारा धूल कण मिट्टी, ये इन अवसाद कहते हैं। तो जमा होते गए तो पृथ्वी जो जैसी ठंडी, पृथ्वी जो गर्म थी ठंडी होती गई, इसमें जो मुड़ संकुचन यानी मुड़ने लगे, ऊपर की ओर उठने लगे। तो ऊपर के उठने से, अवसाद के ऊपर उठने से जो है वो पर्वत बने, इनका ये कहना है। यह सिद्धांत पुरानी मान्यताओं पर आधारित है, इसकी जगह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। लेकिन शुरू में जब इतनी रिसर्च नहीं हुई थी तब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और जब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आया, इसने बताया कि प्लेटों के आपस में टकराने से जो है बीच में जो अवसाद ऊपर उठा, इससे पर्वत बने। तो ये डिनाई होगा, इससे खत्म कर, इससे मान्यता, इससे कोई मान्यता नहीं रही। लेकिन हमारे चैप्टर का पार्ट था तो हमने, हमारे विषय का पार्ट था, मैंने इसे बढ़ा दिया और ध्यान रखने से, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है। लेकिन कभी कभी मिलान करने के लिए दे सकता है, भूषण सिद्धांत किसने दिया था, कोबर ने, तो ये याद रखना। दूसरा जो सिद्धांत है वो तापीय संकोचन सिद्धांत है। तापीय संकोचन सिद्धांत हेरोल्ड जेफरी ने प्रस्तुत किया था। तापीय संकोचन सिद्धांत एक वैज्ञानिक थे हेरोल्ड जेफरी, उन्होंने दिया था। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी के ठंडे होने तथा सिकुड़ होने से पहाड़ों व अन्य भूखर्तियों का निर्माण हुआ है। ये भी ऊपर जैसे कि ये कोबर ने भूसंतति सिद्धांत दिया है, इसी तरह की बात करता है। ये भी कह रहा है कि पृथ्वी पहले गर्म थी, फिर ठंडी हुई, इसके ठंडा होने से उसमें सिकुड़न मोड़ पड़े, जिससे पहाड़ों का निर्माण और भूखर्ती बनी। जैसे इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी मूल रूप से गर्म थी और समय के साथ लगातार ठंडी होती रही। जैसे जैसे पृथ्वी की बाहरी परत ठंडी हुई वह सिकुड़ने लगी, जैसे सेब सूखने पर सिकुड़ता है। एक एग्जाम्पल देखो, जैसे सेब सूखने पर सिकुड़ता है। यह संकुचन यानी सिकुड़न से पृथ्वी की सतह पर झुर्रियाँ पड़ने लगी यानी फोल्ड पड़ने लगा, जिससे पर्वत व घाटियाँ बनी। सिद्धांत कह रहा था कि पृथ्वी शुरू में मूल थी, ये तो बिल्कुल ठीक है बात है, लेकिन समय से ठंडी होती गई, ये बात ठीक है कि समय से ठंडी होती गई, लेकिन जैसे जैसे वे पृथ्वी की बाहरी पर ठंडी हुई वह सिकुड़ने लगी। ये कह रहे हैं जो पृथ्वी की बाहरी परत थी वो पहले क्या बोलते हैं उसे, पहले गर्म थी, गर्म होने के बाद ठंडी हुई
और झिल्ली जैसी बन गई, और जब और ज़्यादा सिकुड़ी तो ये जब ठंडी हुई तो सिकुड़ने लगी। जैसे कि सेब तुमने देखा होगा, वो सिकुड़ जाता है तो उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है, वो कुछ कुछ भागों को ऊपर उठने लगता है। तो ऐसे ही जो है, जो पृथ्वी के ऊपरी परत थी वो सिकुड़ने पर उस पर झुर्रियाँ पड़ने लगी, उन झुर्रियों से जो है पर्वतों का और पहाड़ों का निर्माण हुआ। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत सिर्फ झुर्रियाँ पड़ने से बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इस सिद्धांत को प्लेट विवर्तन सिद्धांत ने बदल दिया। लेकिन जब ये प्लेट विवर्तन सिद्धांत आया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ रही, तो सिद्धांत को भी अमान्य घोषित कर दिया गया कि तुम बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी तरह ठीक से नहीं समझा रहे हो। लेकिन अपने समय में ये बिल्कुल सर्वमान्य थे, लेकिन अब नहीं माने जाते हैं। तीसरा सिद्धांत है महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत 1926 में भूगोलवेत्ता डेली ने दिया था। एक जियोग्राफर हुए हैं 1926 में, वो डेली नाम के थे, इन्होंने महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत बताता है कि महाद्वीपीय भाग गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यानी ग्रेविटी के कारण खिसकते हैं और महासागरों की ओर खिसकने पर वहाँ मौजूद अवसादों पर वलन पड़ता है, इससे पर्वत बनते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ये बिल्कुल कुछ कुछ बात जो है प्लेट विवर्तन सिद्धांत के बारे में बता रहा है, क्यों आज जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वो भी इसकी ऐसे ही कुछ बात करता है। ये कह रहा है कि जो ये सिद्धांत कह रहा है जो महाद्वीपों के जो भाग हैं वो ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी ने अपनी ओर खींचती है और ये महासागरों की ओर जब गति करते हैं तो महासागरों में जो अवसाद फैला हुआ है, जो मिट्टी धूलकण या रेत वगैरह है वो फैला हुआ है, तो जो उससे टकराते हैं तो इससे जो अवसाद ऊपर की ओर उठ जाता है और ऊपर उठने से जो आकृति बनती है उससे पर्वत कहते हैं। यानी महाद्वीपों की ओर जो महाद्वीप जो है महासागर की ओर खिसके, बीच में अवसाद था, उससे टकराए, अवसाद ऊपर उठा, इससे पर्वतों का निर्माण हुआ है। ये महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत कह रहा है, जो कि डेली ने दिया था। और ऐसी बात जो है वो प्लेट विवर्तन सिद्धांत कर रहा है, लेकिन वो अलग तरीके से कर रहा है, लेकिन ऐसी ऐसी बात कर रहा है अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो। बाद में इसी प्लेट विवर्तन सिद्धांत ने विस्तार समझाया। इसी सिद्धांत को प्लेट विवर्तन सिद्धांत ने बिल्कुल विस्तार से एक एक लाइन में समझा दिया कि महाद्वीपों विस्थापन क्यों होता है और किस तरीके से पर्वतों का निर्माण होता है। पांचवा जो सिद्धांत है वो संवहन, चौथा जो सिद्धांत है वो संवहन तरंग सिद्धांत है। संवहन तरंग सिद्धांत 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने दिया था। इनके बाद एक और जियोग्राफर हुए, एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम आर्थर होम्स था। इन्होंने 1930 के दशक में एक और सिद्धांत दिया जिसे संवहन तरंग सिद्धांत कहा गया। इन्होंने कहा कि करोड़ और मेंटल में मौजूद पृथ्वी के करोड़ और मेंटल में मौजूद रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलने वाली गर्मी से मेंटल में तापमान बढ़ जाता है। यहाँ मौजूद पदार्थ गल जाता है, इसमें संवहनी तरंग धाराएं उत्पन्न होती हैं जो इसे उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर लेकर चलती है। ये संवहन धाराएं पृथ्वी की भूपरपट यानी क्रस्ट की ओर ऊपर और ऊपरी मेंटल की प्लेटों को अपने साथ खिसकाती हैं, जिससे महाद्वीपों का विस्थापन होता है और पर्वतों का निर्माण होता है। संवहन तरंग सिद्धांत जो 1930 में आर्थर होम्स ने दिया था, ये कह रहा है कि पृथ्वी का जो करोड़ का भाग है, मेंटल का भाग है पृथ्वी के अंदर का, तो वहाँ से रेडियो एक्टिव तत्व आ जाते हैं जैसे कि यूरेनियम और थोरियम। इनमें जो स्वतः विघटन होता रहता है, यानी टूटते फूटते जिससे जो एनर्जी निकलती है और यहाँ का तापमान जो बढ़ जाता है और जो यहाँ पर जो पदार्थ है वो गल जाता है। इसमें संवहनी तरंगे होते हैं। संवहनी तरंग के बारे में ज्वालामुखी वाले चैप्टर में भी और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में भी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बहुत ही विस्तार से बताया है कि संवहनी तरंगे क्या है। संवहनी तरंगे वे तरंगे होती हैं जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को चलते हैं, यानी उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर चलते हैं, यानी या फिर यूँ कहें कि अधिक तापमान से कम तापमान की ओर चलती है। जैसे कि गैस के ऊपर अगर तुम एक भगोना रख दोगे, भगोने में ठंडा पानी गर्म करोगे तो नीचे का भाग जब भिगोना गर्म होगा तो वहाँ से कुछ ऊपर की ओर उठता हुआ नजर आएगा, तुम कभी देखना। तो वही जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो ये संवहनी तरंगे हैं। क्यों, नीचे का भाग गर्म हो गया तो तापमान बढ़ गया, ऊपर की ओर जा रही है तो ऊपर का पानी भी ठंडा है, तो जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो ये संवहनी तरंग है। तो ये सिद्धांत कह रहा है कि जब रेडियो एक्टिव तत्वों से पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ता है तो संवहनी तरंगें उत्पन्न होती है। संवहनी तरंगें जो पदार्थ गला हुआ पदार्थ है, मेग्मा या लावा, तो उससे उनमें गति उत्पन्न करती है। गति उत्पन्न करने के साथ जो पृथ्वी का जो ऊपर भूपरपटीय क्रस्ट या मेंटल है उसमें भी गति उत्पन्न कर देती है, यानी उसे अपनी ओर खिसकाने लगती है, जिससे कि ये प्लेटें खिसकने लगती है और सामने जो अवसाद पड़ा उससे टकराती है और वो ऊपर उठ जाए तो पर्वतों का निर्माण होता है। इस सिद्धांत ने वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, प्लेटों की गति के कारण को बताया। जो संवहन तरंग सिद्धांत है,
इसने जो सबसे पहले सिद्धांत दिया था पर्वतों के निर्माण का, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये दिया था वेगनर ने। इन्होंने बताया था किस तरीके से वो पर्वतों का निर्माण हुआ, लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि जो है ये जो प्लेटो की गति किस कारण हुई थी। तो इस सिद्धांत सुबन तरंग सिद्धांत आर्थर होम्स का, इन्होंने बताई गति किस प्रकार उत्पन्न हुई। क्यों वेगनर महोदय मान रहे थे कि चांद, चंद्रमा और पृथ्वी की, चंद्रमा की ज्वारीय गति के कारण जो है प्लेटो में जो गति उत्पन्न हुई थी। तो जो वैज्ञानिकों ने इनसे पूछा कि गति कितनी थी, और ये ज्वारीय शक्ति जो है क्रिटेशियस काल में, जो तुम कह रहे हो कि पर्वतों का निर्माण हुआ, क्रिटेशियस काल से पहले ये ज्वारीय गति जो है पर्वतों का निर्माण क्यों नहीं करा पाए। तो ये इसका सवाल नहीं दे पाए थे, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। तो जब आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत आया, तो इसके माध्यम से प्रूफ हुआ कि जो प्लेटो में जो गति वो कैसे हुई थी, कि संवहन तरंग के कारण जो है प्लेटो में गति उत्पन्न हुई थी। प्लेटो जब एक जगह दूसरी जगह जाने लगी, तो बीच में जो अवसाद फैला था उससे टकराई और अवसाद ऊपर उठ गए और पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो ये संवहन तरंग सिद्धांत था। एक और हमारा आखिरी सिद्धांत है, वो है रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत। यह सिद्धांत जोली नामक भूगोलवेत्ता ने दिया था। एक और जियोग्राफर हुए जोली, उन्होंने रेडियो एक्टिव सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार रेडियो एक्टिव तत्वों यूरेनियम और थोरियम से ऊष्मा निकलती है। जब यह ऊष्मा अधिक हो जाती है तो सियाल परत सिकुड़ती है, उसमें मोड़ पड़ते हैं। इस संकोचन के कारण महाद्वीपों के किनारे पर समुद्र का पानी अंदर घुस जाता है और भू अभिनति बनती है, जो बाद में पर्वत श्रृंखलाओं में बदल जाती हैं। ये बिल्कुल अलग ही बात कर रहे हैं। इनका ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव तत्व जो है, या रेडियो धर्मी तत्व जो है यूरेनियम और थोनियम, जब वे आपस में टूटते फूटते हैं तो उससे जो है एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी इतनी अधिक बढ़ जाती है, जो पृथ्वी के ऊपर का भाग है सियाल कहते हैं उससे, जो सिलिका और एल्यूमिनियम से का बना है। ये भी बिल्कुल विस्तार से समझाया। सियाल, सीमा, नीफे क्या है ये तुम देख सकते हो। अगर जो मैंने क्लास की है प्लेट वर्तिंग सिद्धांत में, उसमें मैंने विस्तार से बताया। तो जो पृथ्वी ऊपरी सतह सियाल है, सिलिका एल्यूमिनियम से बनी है, उसमें मोड़ पड़ जाते हैं, और जिसमें मोड़ पड़े तो बीच में दरार पड़ जाती है समुद्र किनारे, और समुद्र किनारे में जो पानी अंदर चला जाता है, पानी अंदर चला जाएगा तो इससे क्या होता है, पानी जो भाप बन के बाहर आएगा तो उसमें अभिनति बन जाती है। अभिनति जिसे कहते हैं, अभिनति अपनति क्या, वो भी मैंने बताया अपरदन और अपक्ष में, तो ये अभिनति इसे कहते हैं। ये इस तरीके से, जब इस तरीके से कोई आकृति बन जाए ऊपर नीचे तो उसे अभिनति कहते हैं। तो ये कह रहे हैं ऐसी अभिनति बन जाती है जिसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और पर्वत श्रृंखला के बारे में हमने बताया था कि एक ही लाइन में जगह एक से अधिक पर्वत बन जाए तो उसे पर्वत श्रेणी कहते हैं, और जब ये पर्वत श्रेणी दो से अधिक मिल जाए तो उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से जो है पर्वतों का निर्माण हुआ है। यह सिद्धांत महाद्वीपों के किनारे पर पर्वत निर्माण की व्याख्या करता है, जहाँ रेडियोधर्मी तत्व अधिक पाए जाते हैं। ये सिद्धांत वहाँ पर बताता है। ये सिद्धांत जो है हर जगह लागू नहीं होता, ये सिर्फ महाद्वीपों के किनारे पर, महाद्वीपों के किनारे समुद्र किनारा कहते हैं, महाद्वीप और समुद्र के किनारे पर जो पर्वत बने हैं, तो ये वहाँ पर प्रूफ होता है, वहाँ पर जो है लागू होता है, हर जगह लागू नहीं होता है सिद्धांत। जो कि एनर्जी, पृथ्वी के अंदर एनर्जी अधिक होने के कारण पर्वतों का निर्माण करता है। तो ये हमारा प्लेट परिवर्तनिक, तो ये हमारा चैप्टर था, ये जो कंप्लीट हो चुका है। इसमें से जो कुछ सिद्धांत थे जो हमें पढ़ने चाहिए वो मैं तुम्हें बता दिया है। और अब इंपॉर्टेंट सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसके लिए बिल्कुल अलग से वीडियो बनी हुई है, वो तुम जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हो। दूसरा रहेगा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, इसके लिए तो पूरी एक क्लास ही बनी है 1 घंटे की, तो वहाँ पर तुम जाकर देख सकते हो। तो दोनों के तो अलग अलग क्लास है, और हमारा मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये अलग से बना दिया। रहा ये 4-5 सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत जो है मैं तुम्हें यहाँ से कवर करा दिए। तो ये हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है, और अब तुम जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और नोट्स जिस तरीके से ऐसे नोट्स बना लेना, और मेंस के आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब तुम जो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, और जो अपने घर में नोट्स बना लेना ऐसे, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब चीज़ें तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगी, किताबों में तो बहुत ही कम दिया हुआ। अभी तुम्हें जब हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, भूआकृति विज्ञान जो कंप्लीट होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कितना कम किताबों में दिया हुआ है। ये किताब सामान रखी है भारत का भूगोल, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। इसमें भी जब मैं तुम्हें भारत का भूगोल पढ़ाऊँगा, उस पढ़ने के बाद तो किताब पढ़ना, तो किताब में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसलिए कोचिंग वाले कहीं लाख रुपए लेते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, कई किताबों में से जो है वो निकालना पड़ता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो अपने नोट्स बना लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो।
इसका स्क्रीनशॉट होगा, इसका स्क्रीनशॉट भेज लो और अपने नोट्स जो है वो बना लेना जाकर ऐसे। ये स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से पढ़ने के बाद तुमने PY को उठा दे लेना, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो प्रीलिम्स से मेंस में वो आराम से कवर होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो पूरा सिलेबस में यहाँ पर वो कराया जाएगा फ्री में नोट्स के माध्यम से। असल में ये चीज़ें समझाने की है ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन हमारे पास इतनी रिसोर्स नहीं है कि तुम्हें बोर्ड पर समझाएं। लेकिन अगर आप लोग की दुआ बनी रही तो जल्द ही लाइव टू लाइव मिलेंगे बोर्ड के साथ। इससे पहले मेरे चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो वो तुम्हें बताई जा सके। असल में अगर तुम्हारे क्वेश्चन आंसर है अभी तुम कमेंट में लिख सकते हो, तो इसका आंसर देने की मैं तुम्हें वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर उसका आंसर दे दूँगा। अगर हम लाइव मिलते हैं तो जो तुम क्वेश्चन नहीं पूछते उसका आंसर मैं दे सकता हूँ। लेकिन अभी वाईफाई भी लगा हुआ है, पहले वीडियो बनानी पड़ती है ऐसे, फिर जगह दूसरे घर पे अपलोड करनी पड़ती है, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। सब चीज़ें एक जगह अवेलेबल ना होने का तो ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। लेकिन किसी भी चीज़ की कमी नहीं क्लास में, बिल्कुल कंप्लीट क्लास जो है वो यहाँ बताई जा रही है, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। चाहे तुम यहाँ से क्लास लेने के बाद जाके दूसरी जगह या किताबें पढ़ लेना, बिल्कुल कंप्लीट जो है तुम्हें वो मिला। तो ये हमारा पर्वत वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले चैप्टर में पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। जब तक उन्हें ख्याल रखें, चैनल को शेयर करो, सबका सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन कर दो कि जब भी वीडियो अपलोड हो उससे पहले तुम तक पहुँचे। कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही पूरा सिलेबस कराया जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कराया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।